नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास त्रिवेदी और विकास त्रिवेदी जीएस फैकल्टी चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि हम लोग एनसीईआरटी की सीरीज को शुरू करने वाले हैं और एक छोटे से वीडियो के माध्यम से मैंने आपको ये बताने की कोशिश की थी कि किस तरह से हम लोग अपनी प्रिपरेशन करेंगे ताकि ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हो सके, साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी आपको हेल्प मिल सके। तो इसी सीरीज में हम पहला वीडियो शुरू करते हैं अपना, जो हमारा पहला चैप्टर है कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड। दोस्तों, अगर इस वीडियो की हम बात करें तो इसमें आपको वो सारी चीज़ें जो मैंने आपको कीवर्ड्स में दे रखी थी या क्वेश्चन के रूप में दे रखी थी, यहाँ पर आपको मिल सकती हैं। देखिए, जैसा कि इस चैप्टर के बारे में है, मैं आपको सारी चीज़ें देशी भाषा में समझाऊंगा, जैसा मैंने पहले बोल दिया था आपको। ठीक है कि चैप्टर के नाम को समझने की कोशिश करिए। देखिए, इसमें कॉलोनिज्म एंड द कंट्री साइड दिया गया है। अब दोस्तों, कॉलोनिज्म का मतलब क्या होता है? कॉलोनिज्म का मतलब ये होता है, सिंपली अगर हम बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसी कंट्री, एक ऐसी नेटिव कंट्री जो किसी दूसरी कंट्री पर अपना कब्जा कर ले और वहां के जो रिसोर्सेज है उनका यूटिलाइजेशन करे, इतना ज्यादा यूटिलाइजेशन करे कि उसका एक्सप्लॉयटेशन लोगों को महसूस होने लगे और उस एक्सप्लॉयटेशन से जो भी उनकी इनकम हो रही है वो अपने नेटिव कंट्री में वो ले जाए और जिस कंट्री को कॉलोनी बना रखा है उसको पूरी तरह से आप निचोड़ ले। इस तरह से आप एक आशा लगा सकते कॉलोनिज्म का मतलब होता है यहाँ। यानी अगर हम आपको सही भाषा में बताएं तो कॉलोनिज्म का जो हिडन पर्पस होता है ना दोस्तों, वो होता है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, जैसे कि ब्रिटेन ने इंडिया के साथ किया। ऐसा नहीं है कि जो है कि इंडिया में पहले से फॉरेन रूलर्स नहीं रहे, लेकिन जो भी रूलर्स, फॉरेन रूलर्स आए, उन्होंने इंडिया को अपना देश समझा, लेकिन ब्रिटिशर्स ने कभी भी अपना देश नहीं समझा। तो इस वजह से उन्होंने इंडिया में जितने भी रिसोर्सेज थे उनका क्या किया, उनका ओवर एक्सप्लॉयटेशन किया और जो भी इनकम हुई वो अपनी कंट्रीज पर ले गए। तो कॉलोनियलिज्म का जनरली मतलब यही होता है। ठीक है, दूसरी अगर हम बात करें कि कंट्री साइड क्या होता है, कंट्री साइड को यहाँ आप अपना हम अपना कंट्री बोल सकते हैं जो इंडिया है, इंडिया की जो स्थिति है उससे रिलेटेड। तो ये दो वर्ड्स का मतलब हो गया। लेकिन यहाँ पर जो हम ऑफिशियल आर्काइव्स देख रहे हैं, यह क्या क्या सारी चीजें हैं? एक्सप्लोरिंग ऑफिशियल आर्काइव्स, इसका मतलब यह है कि इंडिया के संबंध में जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे जिनकी चर्चा ब्रिटेन की संसद में हुआ करती थी, उनका एक निचोड़ या उनसे निकाले के कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स इस चैप्टर में बताने की कोशिश की गई है। और ये चैप्टर जनरली इकोनॉमिक पॉलिसीज के बारे में बताता है। ठीक है, इकोनॉमिक पॉलिसीज। तो जो इस चैप्टर का जिस्ट है वो एक तो इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या है ब्रिटिशर्स के, दूसरी उन्होंने यहां पर जो नेटिव ट्राइब्स थी, इन नेटिव ट्राइब्स की अगर हम बात करें दोस्तों, तो नेटिव ट्राइब्स में यहां पर आप देख सकते हो कि दो ट्राइब्स के नाम लिए गए हैं। एक है संथाल और दूसरा है पहाड़ियाज। इन दोनों को कैसे एक्सप्लॉइट किया इसके बारे में बताया गया है। साथ साथ जब इकोनॉमिक पॉलिसी का एक्सपेंशन हुआ तो बहुत सारी पॉलिसीज, जैसे जमींदारी, जैसे रैयतवाड़ी, जैसे महालवाड़ी, इनको कैसे इम्प्लीमेंट किया। इसका इम्प्लीमेंट करने के बाद फिर जब यहाँ के लोगों का एक्सप्लाइटेशन होने लगा तो उन्होंने कैसे रिवोल्ट किया इसका। तो ये सारी चीजों का एक जो जिक्र दिया गया है, ये इस चैप्टर में देखने की हम कोशिश करेंगे। तो बढ़ते हैं इस चैप्टर के बारे में। और पहला जो हमारा टाइटल है, बंगाल एंड द जमींदार। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपसे कहा था कि सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स देखेंगे। तो उन कीवर्ड्स में राजा जो कीवर्ड्स है, देखिए यहाँ राजा की अगर हम बात करें तो राजा का मतलब यहाँ एम्परर नहीं है। बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि राजा का मतलब यहाँ एम्परर। राजा का मतलब यहाँ कहीं कहीं जमींदार भी है, कहीं कहीं ताल्लुकदार भी है, कहीं कहीं हौलदार भी है और कहीं कहीं मंडल भी है। यानी सिंपली आप इसको ऐसा समझें कि राजा एक ऐसा व्यक्ति हुआ करता था जो एक तरीके से जो टैक्स है उसको वसूला करता था। ठीक है, और ये जो टैक्स वसूलने वाला जो व्यक्ति है इसको कहीं कहीं राजा भी कहा जाता था,
इसी को ज्यादातर जमींदार कहा जाता था। इसी को कहीं कहीं ताल्लुकदार भी कहा जाता था, हवलदार भी कहा जाता था और मंडल भी कहा जाता था। तो यहाँ पर आप देखिए, राजा वॉज अ टर्म दैट वॉज ऑफन यूज टू डेजिग्नेट पावरफुल जमींदार। अब चीज आती है कि भाई जमींदार क्या है। जमींदार एक ऐसा ब्रिटिश एजेंट हुआ करता था जिसको एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता था एक पूरे गांव का, कि आपको हर महीने फला फला रेवेन्यू या जो भी रेवेन्यू निश्चित हुआ उसकी आपको धनराशि जमा करनी है। और ये धनराशि किस पर होगी? जो लोगों की जमीन है उस पर जो खेती कर रहे हैं उन जमीनों से निकलने वाली उपज पर लगने वाले टैक्स को कलेक्ट करने के लिए जमींदार बनाए जाते थे। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज रही। तो यहाँ पर हमने दो टर्म देखे, राजा और जमींदार। इसी के अलग अलग नामों को हम ताल्लुकदार या हवलदार के नाम से भी जानते हैं या मंडल के नाम से भी जानते हैं। अब जो पहला हमारा टाइटल है बंगाल एंड द जमींदार, तो ये किसके बारे में कहा जा रहा है? कंट्री साइड, इसमें कौन सा सीन हो गया? बंगाल का। जमींदार क्या हो गए? वही ब्रिटिश एजेंट जिसको ये काम सौंपा गया था कि आप टैक्स कलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो जमींदार वॉज अ मियर एजेंट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कलेक्ट द टैक्सेस। ओके, तो यहाँ पर ये सारी चीजें ही हुई। तो देखिए, सबसे पहले ये सीन, आपका जो सीन शुरू हो रहा है वो एक बर्दवान नाम का एक जो जिला है, ठीक है, वहां से शुरू हो रहा है। एन ऑक्शन इन द बर्दवान। ओके, तो यहाँ पर जो सारी चीजें बताई गई हैं वो बर्दवान डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताई गई। वो ये बर्दवान डिस्ट्रिक्ट आज हम जानते हैं, लेकिन उस समय बर्दवान जो प्लेस हुआ करता था वो कई सारे जो है बड़े गांवों को मिलाकर एक बड़ा एस्टेट हुआ करता था, या आप एक ऐसा कह रहे हैं कि एक जागीर हुआ करती थी जहां का एक राजा हुआ करता था। अब राजा कौन है? यहाँ पर राजा ऑफ बर्दवान। यहाँ पर सीन देखा जा रहा है कि एक लैंड है या बर्दवान स्टेट है जिसकी ऑक्शनिंग हो रही है, और इस ऑक्शनिंग में बोली लगाई जा रही है कि इस पूरे एरिया का कितना टैक्स होगा, जो पहले से ही एस्टिमेटेड है, और इस टैक्स को कलेक्ट करके कौन देगा? देगा कौन? जमींदार देगा, जिसको क्या कहा जाता है? राजा कहा जाता है। तो ये जो व्यवस्था की गई, ये किस व्यवस्था के अंतर्गत आ गई? अंडरलाइन आप लोग करेंगे, और ये आपके इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से कि परमानेंट सेटलमेंट क्या होता है। परमानेंट सेटलमेंट का मतलब कि एक ऐसा सेटलमेंट या एक ऐसा एग्रीमेंट जिसमें कोई बड़े एरिया का ठेका किसी व्यक्ति को दे दिया जाता है कि वो टैक्स वसूले और किसके पास जमा करे? वो टैक्स जमा करे ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास। ठीक है, तो परमानेंट सेटलमेंट ये जनरली देखिए, यहाँ पर कंपटीशन के दृष्टि से मैं आपको बता दूं कि ये अकबर के शासनकाल में 10 साला, 10 मीन्स 10, साला मीन्स क्या हो जाएगा? ईयर। 10 साला सिस्टम से लिया गया, यानी ये परमानेंट सेटलमेंट जो हुआ करता था ये 10 साल के लिए हुआ करता था। और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये भारत में कब लागू किया गया? 1793 में। अंग्रेजों ने भी वही सिस्टम लागू कर दिया। तो यहाँ पर परमानेंट सेटलमेंट जो बर्धमान जिले में था, उसमें एक राजा के यहाँ ऑक्शनिंग हो रही थी, और ऑक्शनिंग का सीन इसमें दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए, द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड फिक्स्ड रेवेन्यू। तो परमानेंट सेटलमेंट क्या होता था? इसमें रेवेन्यू फिक्स कर दिया जाता था दैट ईच जमींदार, ये जमींदार कौन है? ये जमींदार है राजा, हैड टू पे द स्टेट ऑफ दोज हु फेल टू पे वर टू बी ऑक्शन टू रिकवर द रेवेन्यू। अब भाई राजा को काम सौंपा गया कि आप टैक्स ले लेंगे, लेकिन राजा नाकामयाब रहा, तो क्या होगा? तो राजा को जिस एरिया का इंचार्ज बनाया गया था या जमींदार बनाया गया था उससे जमींदारी छीनी जाती थी, और छीनने के बाद क्या कर दी जाती थी? फिर से जमींदारी की नीलामी हो रही है, ऑक्शनिंग हो रही है। तो जो जमींदारी खरीद लेता था वो उस एरिया का फिर जमींदार बन जाता था। तो ये सारी चीजें चला करती थी। और जिन एरिया से रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता उनको क्या बोलते थे? महाल बोला बोला करते थे। महाल, महाल का मतलब एक समूचा गांव। ठीक है, तो ये चीज यहां पर चल रही है। पहला सीन हमारा यहीं पर चल रहा है। लेकिन भारत में जुगाड़ बहुत ज्यादा हो जाता है। आपको पता है कि इंडियन गवर्नमेंट कोई भी नियम बनाती है तो पहले उसको तोड़ने के लिए जुगाड़ चल जाता है। तो यहाँ भी जमींदारी फिर से मेरे पास वापस आ जाए इसके लिए भी जुगाड़ चला करता था। तो जुगाड़ क्या चला करता था? देखिए, यहां से शुरू होता है। न्यूमरस परचेजेस केम टू द ऑक्शन एंड द स्टेट वर सोल्ड टू द हाईएस्ट बिडर। अब राजा और बर्दमान फेल हो गए जमा करने में रेवेन्यू, तो उनसे जमींदारी छीन के ऑक्शनिंग की जा रही है। तो यहाँ पर वही बताया गया, ऊंची से ऊंची बोली लगाए साहिबान, इस तरह से चीज हो रही है। बट द कलेक्टर सून डिस्कवर्ड ए स्ट्रेंज ट्विस्ट टू द टेल। भैया ये स्ट्रेंज ट्विस्ट क्या आ गया कि
Many of the purchasers turned out to be servant and the agent of Raja who had bought the lands on behalf of their master. ये राजा साहब हैं, इन्होंने कहा कि तुम 10-20 लोग हमारे ही खड़े हो जाओ और जमींदारी जब ऑक्शनिंग हो तो बोली लगाओ। बोली वो सारे लोग लगाते रहे। बाद में जो बोली की कीमत है वो ना दे पाने पर इस व्यक्ति ने कह दिया, जो कि राजा का ही एक सर्वेंट या जो है राजा का ही एक आदमी था, कहता है कि भाई हम पैसा नहीं दे पाएंगे, हम अपनी जमींदारी किसी और को बेच रहे हैं, तो किसी और को कौन बेचेगा, कौन होगा, किसको बेचा जाएगा, राजा को। तो इस तरह से यहाँ पर फिक्टिशियस यानी जो है जालसाजी के द्वारा हमारी जमींदारी जिसकी ऑक्शनिंग की जा रही थी वो हमारे ही आदमियों के माध्यम से हमारे पास वापस आ जा रही है। तो पहले सीन में यही बताया गया है दोस्तों। दूसरा जो हमारा टाइटल है द प्रॉब्लम ऑफ द अनपेड रेवेन्यू। अब राजा की जमींदारी क्या हो गई, राजा की जमींदारी तो भाई फिर से नीलाम हो गई। लेकिन नीलामी की वजह क्या हुई, ये जो रेवेन्यू कलेक्ट करने का उसको चार्ज दिया गया था वो अनपेड कैसे रहा, यहाँ पर इस टाइटल में यही बताया गया है। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि क्या है, ओवर 75% ऑफ द जमींदारी चेंज हैंड आफ्टर परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट होने के बाद देखिए, अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, इस परमानेंट सेटलमेंट को इत मरारी सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो परमानेंट सेटलमेंट होने के बाद जब अनपेड रेवेन्यू रह जाता था तो बहुत सारे केसेस ऐसे देखने को मिले जहां पर जमींदारी नीलाम हो जाती थी। अब यहाँ पर आप देखिए, इन इंट्रोड्यूसिंग द परमानेंट सेटलमेंट ब्रिटिश ऑफिशियल होप टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम दे हैड बीन फेसिंग सिंस द कंक्वेस्ट ऑफ बंगाल। कंक्वेस्ट ऑफ बंगाल कब हुआ, देखिए दो लड़ाइयां इंपॉर्टेंट है, पहले बैटल ऑफ प्लासी और दूसरी बैटल ऑफ बक्सर 1764 1757। इन दो लड़ाइयों के बाद ब्रिटिश बंगाल का जो हिस्सा था वो किसके हाथों में आ गया, अंग्रेजों के हाथों में आ गया। अब उन्होंने सोचा कि बंगाल से हमें नियमित आय मिलती रहे, इसके लिए कोई रेवेन्यू सिस्टम यहाँ पर इम्पोज करना पड़ेगा, और वही रेवेन्यू सिस्टम कौन सा था, वो परमानेंट सेटलमेंट था। अब सबसे ज्यादा आय कहाँ से होती थी, एग्रीकल्चर से हुआ करती थी, तो सबसे ज्यादा रेवेन्यू का सोर्स भी कहाँ होगा, एग्रीकल्चर ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया गया, दिस कुड बी डन बाय सिक्योरिंग राइट्स ऑफ प्रॉपर्टी एंड परमानेंटली फिक्सिंग रेट ऑफ रेवेन्यू डिमांड। तो यहां पर क्या कर दिया गया कि एक गांव की एक निश्चित आय बना दी गई कि इतना रेवेन्यू इस गांव से जनरेट होगा, और वही हर महीने कहां पे जमा हो जाएगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास। तो एक परमानेंट परमानेंट का मतलब क्या होता है, फिक्स, ठीक है। परमानेंट बंदोबस्त कर दिया गया कि लगातार रेवेन्यू आता रहेगा, कहां से आता रहेगा, एग्रीकल्चर से आता रहेगा, ठीक है। अब यहां पर क्या कर दिया गया, परमानेंटली फिक्स कर दिया गया जो रेवेन्यू था, ठीक है। तो परमानेंटली जब फिक्स कर दिया गया तो यहां पर चाहे फसल अच्छी हो चाहे फसल बुरी हो, रेवेन्यू जितना फिक्स कर दिया गया उतना तो आना ही चाहिए। अच्छा एक चीज और, कि अगर फिक्स कर दिया गया कि मान लीजिए यहां से 100 रुपए लिए जाएंगे और किसी समय अगर 90 रुपए ही हो पाए तो 10 रुपए जबरदस्ती लिए जाते थे। लेकिन अगर 110 रुपए हो गए तो ये जो एक्स्ट्रा 10 रुपए है ना, इसका हिसाब भी गवर्नमेंट नहीं लिया करती थी। अगर लिया करती थी तो उस पर कोई भी उसको उसको वसूलने का गवर्नमेंट के पास यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास कोई अधिकार नहीं था, ठीक है। खैर यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस पूरे पैसेज में जब किस तरह से सिस्टम लागू हुआ उसके बारे में कहा गया है। द प्रॉब्लम, अब किस चीज की प्रॉब्लम, अनपेड रेवेन्यू की प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम हाउएवर ले इन आइडेंटिफाइंग इंडिविजुअल हु कुड बोथ improve agriculture and contract to pay the fixed income to the state। ऐसे आदमियों को जो है ढूंढा जाता था जो लगातार इस एग्रीकल्चर से होने वाली आय को पे कर सके। आफ्टर ए प्रोलॉन्ग डिबेट अमंगस्ट कंपनी ऑफिशियल द परमानेंट सेटलमेंट वाज मेड विद द राजास। राजास का मतलब क्या, जो एक बहुत बड़े एरिया का जमींदार, एंड द ताल्लुकदार ऑफ द बंगाल्स। ताल्लुकदार कौन, उस जमींदार के अंडर में जितने छोटे छोटे गांव आ रहे उस गांव के एक पर्टिकुलर गांव का जमींदार, जिसको ताल्लुकदार कहा। ताल्लुका का मतलब होता है एक छोटा सा एरिया, ठीक है। दे वेर नाउ क्लासिफाइड एज अ जमींदार। तो मैंने जो पहले आपको बताया था कि राजा, जमींदार, ताल्लुकदार, मंडल, हवलदार सब एक ही होते थे, एरिया वाइज इनकी पोस्ट अलग अलग हुआ करती थी। जैसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, ठीक है, इस तरह से। तो इन सारे लोगों को क्या कहा जाता था, इन सारे लोगों को कहा जाता था जमींदार। दे वर नाउ क्लासिफाइड एज जमींदार एंड दे हैड टू पे द रेवेन्यू डिमांड दैट वाज फिक्स्ड इन परपेचुटी। ठीक है, जितनी फिक्स कर दी गई उतना उनको पे करना पड़ता था। इन टर्म्स ऑफ दिस डेफिनेशन, जब
ये इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, जमींदार वॉज नॉट अ लैंड ओनर, बिल्कुल याद रखिएगा, इन द विलेज बट अ रेवेन्यू कलेक्टर ऑफ द स्टेट। तो ये भी जब जमींदार के बारे में आप लिखेंगे तो लिखेंगे कि जमींदार वॉज मियर एन एजेंट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट हु वाज ऑथराइज्ड टू कलेक्ट द रेवेन्यू ऑन द बिहाफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट फ्रॉम द महाल्स, फ्रॉम द एस्टेट, फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जमींदार, अब यहाँ पे आ जाइए, जमींदार कलेक्टेड रेंट फ्रॉम द डिफरेंट विलेज, पेड द रेवेन्यू टू द कंपनी एंड रिटेन्ड द डिफरेंसेस at his income. He was expected to pay company regularly, failing which his estate could be auctioned. तो रेवेन्यू अगर आपने पे नहीं किया तो आपकी एस्टेट का क्या हो जाएगा, फिर से ऑक्शनिंग हो जाएगी। तो हम ये देखते हैं कि किस तरह से जमींदारी ऑक्शनिंग हुई और ऑक्शनिंग ना होने के भी कारण हमने देखे। चलिए हम लोग नए वीडियो में, जो नेक्स्ट वीडियो मेरा होने वाला है उसमें देखेंगे कि वाई जमींदार डिफॉल्टेड ऑन पेमेंट्स। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू सो मच।